मरने वालों का आंकड़ा 50,000 से भी पार पहुंच चुका है। इनमें से 673 लोग पिछले 6 दिनों में मारे गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐसा दावा है। आंकड़े और भी हैं, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले मिडिल ईस्ट का हाल सुनिए। मिडिल ईस्ट में इस दौरान कई मोर्चों पर लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। गजा में इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, लगातार हवाई हमले कर रहा है, लोगों को विस्थापन के आदेश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में करीबन 61 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच इजराइल लेबनान सीमा पर भी टेंशन्स बढ़ गई हैं। 22 मार्च को लेबनान से इजराइल की ओर कई रॉकेट्स दागे गए। इजराइल ने जवाबी हमले किए, इसमें कुल 8 लोग मारे गए। दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले जारी हैं। जिस वक्त मिडिल ईस्ट में इतनी तेजी से अशांति फैलते हुए दिख रही है, उसी वक्त रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम के आसार दिखने लगे हैं। 23 मार्च को अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों की मुलाकात हुई। आज यानी 24 मार्च को रूस से बात होगी। आज के शो में इन्हीं दोनों पर विस्तार से बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by New India Assurance। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया। 1100 से ज्यादा इजरायली मारे गए और करीबन 250 लोगों को बंधक बनाकर हमास अपने साथ ले गया। इस हमले के बाद इजराइल हमास जंग शुरू हुई, 15 महीने तक चलती रही। जनवरी 2025 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। सबने कहा कमजोर है। 2 महीने बाद ये सारे दावे सही साबित हुए। 18 मार्च को इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया। 20 मार्च को हमास ने भी जवाब दिया। इजराइल दिन ब दिन हमले बढ़ा भी रहा है। इसी बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस आंकड़े में 11,000 ऐसे लोगों को नहीं गिना गया है जो लापता हैं। इनमें आधे से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन 50,000 में से करीबन 17,000 बच्चे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 18 मार्च से लेकर अब तक 673 लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध विराम लागू होने से पहले मरने वालों का कुल आंकड़ा 46,913 था। युद्ध विराम 19 जनवरी को लागू हुआ था, 17 मार्च तक चला भी। इन 2 महीनों में इजरायली हमलों में 170 लोग मारे गए। इन्हीं 2 महीनों में 2,200 और मौतें रजिस्टर की गईं। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी लाशें मलबों से निकाली गईं और कुछ ऐसे जो जख्मी थे और उनका इलाज सफल नहीं रहा। हालांकि इन आंकड़ों पर बात करते हुए एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी गणना में नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है। इजराइल कहता है कि उसने 20,000 लड़ाकों को मार गिराया है। अब हालिया हमलों की बात कर लेते हैं। इजराइल ने 24 मार्च की सुबह गजा के खास यूनिस शहर के नासिर अस्पताल पर हमला किया। यह दक्षिणी गजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घायल हुए। हमास और फिलिस्तीनी अधिकारियों का दावा है कि मारे जाने वालों में एक 16 साल का बच्चा भी था और दूसरा था इस्माइल बरहूम। इस्माइल हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का सदस्य था और हमले के दौरान नासिर अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था। हमले के बाद इजरायली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट किया। लिखा, नासिर अस्पताल से एक आतंकवादी ऑपरेट कर रहा था, हमने उसे मार गिराया है। हमास अपने आतंकियों को नागरिक ढांचों में छिपा देता है। इस अस्पताल को वो अपनी प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल यही तर्क देकर गजा के अस्पतालों, स्कूलों और शेल्टर्स पर हमले करता रहता है और हमास इस तरह के दावों को खारिज करता रहता है। 23 मार्च को इजराइल ने हमास के एक और लीडर को मार गिराया था। इसका नाम था सलाह अल बर्दवील। बर्दवील और बरहूम दोनों ही हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य थे। इसमें कुल 19 सदस्य थे। रॉयटर्स ने हमास के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इनमें से 11 को इजराइल ने इस जंग में मार दिया है। बर्दवील और बरहूम के अलावा इसी महीने की 18 तारीख को इजराइल ने हमास के 4 और लीडर्स को मार दिया था। अब लेबनान की बात करते हैं। लेबनान की दक्षिणी सीमा इजराइल की उत्तरी सीमा से लगती है। 22 मार्च को लेबनान की ओर से इजराइल में करीबन 5 रॉकेट्स दागे गए। 3 को इंटरसेप्ट कर लिया गया और 2 सीमा के भीतर नहीं आ सके। जवाब में इजराइल ने लेबनान में भी बमबारी की। इसमें 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इन 7 में से एक बच्चा भी है। इसके अलावा कुल 40 लोग घायल हैं। अब एक रिकैप लेते हैं।
लेबनान वेस्ट एशिया में बसा है। इसकी दक्षिणी सीमा इजराइल से लगती है। दोनों देशों के बीच लगभग 120 किलोमीटर लंबी सीमा है। हिजबुल्लाह लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना मिलिट्री विंग भी है। हिजबुल्लाह लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा ताकतवर बताया जाता है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई गजा जंग में हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन किया, फिर इजराइल पर हमला करने लगा। 11 महीनों तक इजराइल ने खुफिया ऑपरेशंस और हवाई हमलों के जरिए जवाब दिया। सितंबर 2024 में उसने पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर लगा दिया। 17 और 18 सितंबर को लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट हुए। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बमबारी की। इसमें हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह और गुट के कई सीनियर कमांडर्स की मौत हो गई। नसरल्लाह की हत्या के बाद 1 अक्टूबर को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर लेबनान पर हमले का ऐलान कर दिया। इजराइल की सेना साउथ लेबनान में घुसी, वहां ऑपरेशन चलाया, रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक की। 26 नवंबर तक ये चला, फिर दोनों के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक ये इजराइल का लेबनान में सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इस हमले में शामिल नहीं था। वो सीज फायर को लेकर प्रतिबद्ध है और इजराइल बहाने बनाकर लेबनान को निशाना बना रहा है। लेबनान की सेना इस हमले से जुड़ी छानबीन कर रही है। इजराइल गजा और इजराइल लेबनान के अलावा मिडिल ईस्ट में एक और फ्रंट इन दिनों खुला हुआ है। 15 मार्च से ही यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। 23 और 24 मार्च के दरमियानी रात भी यमन की राजधानी सना पर इस सिलसिले में हवाई हमले हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक शख्स की जान गई है और 13 लोग घायल हैं। सेना के अलावा यमन के सैदा शहर, पोर्ट सिटी हुदैदा और मारिब प्रांत के आसपास के क्षेत्रों पर हवाई हमले की खबर है। यमन मीडिया के मुताबिक 15 मार्च से लेकर अब तक कुल 79 लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज़्यादा घायल हैं। माना जाता है कि हूतियों को ईरान का समर्थन हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को चेतावनी भी आ चुकी है कि वो हूतियों का साथ देना बंद कर दें। ईरान इस तरह के आरोपों को खारिज करता है। हमने आपको तीनों मोर्चों के हालात से रूबरू करा दिया। इन सब को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े रीजनल वॉर की तरफ बढ़ता दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो तीनों लो लेवल के युद्ध चल रहे हैं, ये एक ऐसी परिदशा है मिडिल ईस्ट की, वेस्ट एशिया की, जो बहुत ही डिप्रेसिंग रेगुलरिटी के साथ बार बार होती रहती है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि हम एक पूरे क्षेत्रीय युद्ध, एक रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं, बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, वैसा नहीं है अभी। मुझे लगता है कि अमेरिका का रोल यहाँ पे ज़्यादा होगा बनिस्बत ईरान के। अमेरिका का रोल इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि हूथीज़ के खिलाफ जितने भी मिलिट्री एक्शन करने होंगे उसमें मुझे लगता है कि इजराइल का थोड़ा रोल रहेगा, लेकिन अमेरिका का रोल थोड़ा ज़्यादा होगा हूथीज़ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जहाँ तक इजराइल और लेबनान की सीमा की बात है, जहाँ इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के ठिकानों पे अटैक कर रही है, वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आगे चलता रहेगा और गाज़ा में भी ये होता रहेगा। और इन दोनों जगह पे इजरायली आर्मी का मेन टारगेट यही होगा कि जिस भी जगह पे अगर अभी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी बाकी है या फिर हमास और हिजबुल्लाह दोबारा से अपना थोड़ा सा कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं रॉकेट दागने के लिए, तो उनको टारगेट करते रहेंगे। और जब जब उनके किसी लीडर का पता चलेगा तो टारगेटेड असैसिनेशन भी होते रहेंगे। लेकिन ये क्षेत्रीय युद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक लो इंटेंसिटी युद्ध की तरह चलता रहेगा। ईरान जितना हो सके, ईरान की कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई है पहले से, लेकिन ईरान जितना हो सके वो पूरी कोशिश करेगा कि हिजबुल्लाह को और हूथीज़ को सपोर्ट देता रहे, उनको थोड़ा उकसाता भी रहे कि वो इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के साथियों के खिलाफ जितने भी टारगेट्स होते हैं, चाहे वो लाल सागर में शिपिंग हो या फिर इजराइल हो, वहाँ टारगेट करता रहे। अब रूस यूक्रेन जंग की बात करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस वक्त दोनों पक्ष मौजूद हैं। दोनों अलग अलग अमेरिका से बात कर रहे हैं। 23 मार्च को अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच करीबन 5 घंटे बातचीत हुई। अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच मीटिंग 24 मार्च को होनी तय थी। शो लिखे जाने तक ये शुरू तो हो गई है, लेकिन इससे जुड़ी डिटेल्स अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि ये बातचीत सिर्फ अस्थायी सैन्य समझौतों के इर्द गिर्द है, जैसे कि ऊर्जा ढांचे और ब्लैक सी में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना। इस बातचीत में किन मुद्दों पर बात हो सकती है, पॉइंट्स में जानिए।
पहला, ऊर्जा ढांचों पर हमले रोकना, और हाल ही में रूस और यूक्रेन अस्थायी रूप से एक दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए मौखिक रूप से सहमत हुए थे। लेकिन इस आंशिक संघर्ष विराम को कैसे और कब लागू किया जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हमले अब भी जारी हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ऊर्जा ढांचों की एक लिस्ट बनाई जाएगी और समझौते में उन्हें शामिल किया जाएगा। इनमें रेल और बंदरगाह भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा है पावर प्लांट्स। 19 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई। अमेरिका की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस बातचीत में ट्रंप ने ये सुझाव दिया था कि अमेरिका यूक्रेन को उसके पावर प्लांट्स चलाने में या तो मदद कर सकता है या उन्हें खुद चला सकता है। ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि उनके बीच ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बात हुई। ये यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। जंग के पहले यूक्रेन की 20% आउटपुट इसी प्लांट से आती थी, लेकिन फिलहाल इस पर रूस ने कब्जा कर रखा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि इस प्लांट के इर्द गिर्द हमलों की वजह से कोई दुर्घटना भी घट सकती है। तीसरा मुद्दा है ब्लैक सी में जहाज़ों की आवाजाही। ब्लैक सी के रास्ते दुनिया भर के बाजारों तक अनाज और बाकी चीज़ों की आपूर्ति होती है। जंग के दौरान यहाँ से आने जाने वाले जहाज़ों पर हमले होते रहे हैं। हाल के महीनों में यह खतरा और भी बढ़ा है। ब्लैक सी का संकट सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक बाजारों और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। इस वजह से अमेरिका और यूरोप इस इलाके में शांति बहाल करना चाहते हैं। चौथा, इस बातचीत में रूस के कब्जाए हुए यूक्रेनी इलाके पर भी बातचीत हो सकती है। यूक्रेन का लगभग 20% इलाका रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ये कहते रहे हैं कि रूस को 2022 में कब्जाए गए सभी यूक्रेनी क्षेत्रों से पीछे हटना होगा, तभी कोई शांति समझौता संभव होगा। रूसी अखबार कोमरसैंट डेली ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि अमेरिका इन सभी इलाकों को औपचारिक तौर पर रूसी जमीन मान ले। पांचवा, इस बातचीत में रूस पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को भी हटाने की मांग कर सकता है। 2022 में रूस ने यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया, तब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी। उसी दौरान से अमेरिका और यूरोप ने रूस के तेल और गैस की बिक्री पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। इससे रूस को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन ये सभी मुद्दे तीनों पक्षों के बयानों को देखने के बाद लगाए गए कयास ही हैं। ये किसी को नहीं पता कि रूस युद्ध विराम के लिए क्या मांग करेगा। हमने इस बातचीत के सिलसिले में एक्सपर्ट से भी बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, अब तक जो वार्ताएं हो रही हैं उसका मेन ध्येय है कि वार्ताएं शुरू की जाएं और वार्ताएं लाइन पर लाई जाएं, और उसमें काफी हद तक ये तो एक मतैक्य हो गया है कि कुछ न कुछ युद्ध क्षेत्र में या बैटल फ्रंट पे जो यथास्थिति है उसमें परिवर्तन किया जाए। उस परिवर्तन का क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर डिफरेंसेस हो रही हैं और मल्टीपल लेवल पे बात हो रही है। रूस से अमेरिका बात कर रहा है, यूक्रेन से अमेरिका बात कर रहा है, और जैसा कि स्थिति बन रही है उसको देख के यही लग रहा है कि आपस में ये दोनों लोग इस बात के लिए तैयार होना चाहते हैं कि आगे जो वार्ता होगी वो कैसी होगी। लेकिन जो मूड क्वेश्चन है कि ये वार्ताओं का स्वरूप क्या होगा और उससे हासिल क्या होगा। देखिए, लॉन्ग टर्म इसका अगर देखें तो रूस ये चाहता है, जो उसकी पहले की भी स्थिति थी, कि किसी भी तरह ज़ेलेंस्की या यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बने, यूक्रेन में विदेशी सेना की उपस्थिति ना हो, और जो भी अब तक टेरिटरी कैप्चर किए जा चुके हैं वही सीज फायर लाइन बने, या इन लॉन्ग टर्म उसको परमानेंट बॉर्डर बना दिया जाए। तो ये तीन चीजें हैं जो मूड हैं अब तक, और बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लैक सी शिपिंग लेन को खोलने के लिए, क्योंकि उससे यूक्रेन का भी घाटा हो रहा है, रूस का भी घाटा हो रहा है, ये इमीडिएट है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसका तभी इमर्ज होगा और ये तभी जायज होगा या लॉन्ग टर्म रह पाएगा अगर यूरोप किसी न किसी तरह इसमें भी इन्वॉल्व हो पाए। हमारे बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी नेपाल से। यहाँ के राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि वहां उठ रही राजशाही की मांग और इसे लेकर हो रहे आंदोलन के पीछे भारत की भूमिका है। ओली इसे नेपाल की संप्रभुता पर हमले की तरह सामने रख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन पहले नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूएमएल की एक मीटिंग हुई थी।
इसी मीटिंग के दौरान ओली ने राजशाही आंदोलन में भारत की भूमिका के ये आरोप लगाए। भारत की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। नेपाल यूएमएल पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ओली 26 मार्च को नेपाल की संसद को भी इस मुद्दे पर संबोधित कर सकते हैं। नई दिल्ली में बीते दिनों हुए रायसीना डायलॉग्स में भी यह मुद्दा उठा था। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा इसमें शामिल हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। राजशाही आंदोलन में भारत की भूमिका को लेकर सवाल भी किया था। जयशंकर ने यह दावा सिरे से खारिज किया था। कहा था कि भारत की इन रैलियों में कोई भूमिका नहीं है। आपको याद दिला दें कि 11 मार्च को नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह पश्चिमी नेपाल का दौरा करके काठमांडू लौटे थे, तो बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। नारे लगे कि देश में राजशाही बहाल हो और ज्ञानेंद्र को फिर से सिंहासन पर बैठाया जाए। इसी के बाद से नेपाल में ये मुद्दा गर्म है। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 23 मार्च 2025 को कहा कि ज्ञानेंद्र शाह संवैधानिक राजा बनने के काबिल नहीं है। वहीं दूसरी ओर आने वाली 28 मार्च को राजशाही समर्थक और गणतंत्र समर्थक पार्टियां काठमांडू में शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बना रही हैं। अगली सुर्खी में हम दो अलग अलग देशों की बात करेंगे जहां जंगल की आग ने तबाही मचा रखी है। एक तरफ अमेरिका का उत्तरी कैरोलिना, दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का सांचेओंग। पहले बात दक्षिण कोरिया की। यह देश 3 तरफ से समंदर से घिरा है। देश के दक्षिणी भाग में एक इलाका है संचेओंग। ये क्षेत्र गांजे की पत्तियों से अलग अलग प्रयोगों के लिए चर्चा में रहता है। मसलन पत्तियों से कपड़े बनाना या इसका इस्तेमाल घरों की छत बनाने में करना। इसी संचेओंग नाम की जगह पर 21 मार्च को जंगलों में आग लग गई। जल्द ही आग आसपास के इलाकों तक भी पहुंच गई। अब तक इसमें जलकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। आग अब तक करीबन 16,000 एकड़ में फैल चुकी है और करीबन 1,500 लोग घर छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 9,000 से ज्यादा कर्मचारी, 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगे हैं, लेकिन तेज और सूखी हवाएं आग को बढ़ा रही हैं। अब रुख नॉर्थ कैरोलिना का। अमेरिका का यह राज्य राजधानी वॉशिंगटन से करीबन 500 किलोमीटर दूर है। तटीय राज्य है, देश के पूर्वी कोने में पड़ता है। यहाँ भी 23 मार्च की दोपहर 3 अलग अलग इलाकों में आग लग गई। इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। पहली ग्रीन रिवर को फायर, ये करीबन 1200 एकड़ की जमीन में फैली है। दूसरी डीप वुड फायर, इसमें करीबन 1700 एकड़ का क्षेत्र जल चुका है। तीसरा फिश हुक फायर, इसमें 199 एकड़ का क्षेत्र जल चुका है। मतलब कुल मिलाकर अभी तक 3,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन आग की चपेट में आ चुकी है। राहत की बात यह है कि इस आग में किसी के जान जाने या घायल होने की खबर नहीं आई है। नॉर्थ कैरोलिना इस आग का सामना तब कर रहा है जब वो पहले से ही हेलेन चक्रवात की चपेट में है। चक्रवात हेलेन समंदर के रास्ते ही नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट तक आया था। अब ये शहर आग और चक्रवात दोनों को एक साथ झेल रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।